नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून में कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिला है। दिवाली पर बोनस दिए जाने का ऐलान किया गया है। 7,000 रुपए बोनस दिया जाएगा, ये ऐलान किया गया है। डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 17% यानी 17% कर दिया गया है, परसेंट कर दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर दिवाली का बोनस तोहफा कर्मचारियों के लिए, जहां 7,000 रुपए, डीए बढ़ाकर 17% और इसके साथ 5% डीए में बढ़ोतरी, 7,000 रुपए बोनस के तौर पर दिए जाने का ऐलान। तो दीपावली का तोहफा कर्मचारियों को। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। दिवाली को और रोशन करने के लिए बोनस का ऐलान किया गया है, जहां कर्मचारियों के चेहरे खिले हैं। खरीदारी के बजट में इजाफा कहा जा सकता है। 7,000 रुपए बोनस के तौर पर दिया जाएगा। डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों का डीए बढ़कर अब 17% कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर खुशखबरी तमाम कर्मचारियों के लिए, जिनके लिए ये दिवाली और भी रोशन हो चुकी है। डीए 17% बढ़ चुका है। 7,000 रुपए बोनस के तौर पर दिए जाने का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, ये दिवाली बोनस वाली। ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी विनोद कुमार इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, ये कर्मचारियों के लिए बोनस का तोहफा है, बड़ी खबर है। जी देखिए, ये प्रदेश सरकार की एक उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है और एक तोहफा भी है। दीपावली का त्योहार नजदीक है और राज्य कर्मचारियों को त्रिवेंद्र सरकार ने 5% डीए को बढ़ा दिया है। यानी पहले वो 12% था और अब ये कहीं ना कहीं 17% हो गया है। और जो इनकी जो धनराशि है, यानी बोनस के कम से कम 7,000 रुपए का एक उपहार इन कर्मचारियों को देने की कोशिश में है राज्य सरकार, जिसके आज साक्षात भी जारी कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उनको पूरी तरह से प्रदेश सरकार ने तोहफा दिया है दीपावली के अवसर पर। जी बिल्कुल विनोद, तो बढ़ चढ़कर खरीदारी कर सकते हैं तमाम कर्मचारियों के घर वाले। ये बोनस का तोहफा मिला। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। बहरहाल बड़ी खबर देहरादून से, तमाम कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस दिए जाने का ऐलान किया गया है। 7,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही जो डीए है वो 17% कर दिया गया है। और इसी के साथ आपको बताएं कि पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। जिला पंचायत के 30 पदों पर परिणाम घोषित किए गए हैं। पिथौरागढ़ में बिशन सिंह चुफाल की बेटी की हार हुई है। चिटगाल गांव में जिला पंचायत सीट पर यह हार हुई है। बंशीधर भट्ट ने दीपिका चुफाल को हराया है। बंशीधर भट्ट ने 1,299 मतों से ये शिकस्त दी है। विकासनगर जिला पंचायत रायगी सीट पर रामलाल की जीत हुई है। आपको बताएं कि भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं रामलाल, और ये कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था इस सीट को, जहां पर सेंधमारी, जहां पर वर्चस्व की लड़ाई में हार हुई है कांग्रेस की। भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत, 77 वोटों से जीते हैं रामलाल। चलिए, हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो विनोद, एक तरफ जहां मतगणना जारी है, वहीं कई ऐसे परिणाम जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, जो गढ़ माना जा रहा है, वो भी हिले हैं। देखिए, जाहिर सी बात है स्नेहलता, मैं आपको बताऊं कि लगातार जैसे उत्तराखंड के 12 जनपदों के 89 विकास केंद्रों की जो मतगणना होनी थी, वो सुबह 8 बजे से अब तक लगातार जारी है। उत्तराखंड की अगर ओवरऑल बात करें तो अभी तक ग्राम प्रधान के जो पद थे 7,485 पद हैं, जिसमें निर्विरोध निर्वाचन 1,515 का था। लेकिन अब तक जो परिणाम घोषित हो गए हैं वो 3,000 के हैं। और आपको बताएं कि 5,846 सीटों पर 3 चरणों में ये मतदान हुआ था। और क्षेत्र पंचायत के सदस्य की अगर बात की तो पूरे स्टेट में 2,984 पद हैं, जिसमें 976 पदों के परिणाम अब तक घोषित हो चुके हैं। निर्विरोध निर्वाचन जो उसकी संख्या है वो 299 है। अगर बात महत्वपूर्ण करें जिला पंचायत सदस्य के पद जो पूरे प्रदेश के 356 हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तक 19 पदों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और अभी फिलहाल मतगणना जारी है। लेकिन इतना जरूर है
इन परिणामों में ये महत्वपूर्ण है श्रीलेखा कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी, चाहे वो ग्राम प्रधान के हों, जिला पंचायत के हों या क्षेत्र पंचायत के हों, 1 से 2 मतों के अंतर से जीते हैं। तो ये एक हैरतअंगेज करने वाली बात है और एक निष्पक्षता भी है निर्वाचन आयोग के सामने कि 1 से 2 वोटों के अंतर से हार जीत होना, ये एक बड़ी एक निष्पक्षता का कारण भी बनता है निर्वाचन आयोग की ओर से। लेकिन इतना जरूर है कि जीत का जो गढ़ था, ऊपरी पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कि जो लंबे समय से काबिज थे, पूर्व में भी जीतते आए थे, उनको एक चुनौती है, वो उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि किस पार्टी के खाते में कितनी संख्या जाती है, वो कल भी लगातार मतगणना जारी रहेगी, वो देखने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, तो इस तरह के ऐसे आंकड़े सामने आते रहेंगे। बहरहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पंचायत चुनाव का दंगल जारी है, जहां पर कई ऐसे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं जो चौंकाने के लिए काफी हैं। इसी के साथ आगे बढ़े, बताएं कि हल्द्वानी में पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद प्रत्याशी जीत का जश्न मना रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट आया, प्रत्याशियों के समर्थक जश्न में डूब गए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, पंचायत चुनाव का दंगल, कहीं जीत कहीं हार। जहां जीत है वहां गले में हार पहनाकर कुछ ढोल नगाड़े, इस तरह से जश्न का माहौल है। अंकित शाह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो अंकित, हल्द्वानी की जो तस्वीरें आ रही हैं, ढोल नगाड़े जश्न, और देखिए ना दीपावली से पहले ही ये रौनक। देखिए, आपने साफ कहा है कि दीपावली से पहले रौनक, और जिस तरह से जो सदस्य यहाँ पर उठे थे उनके लिए एक सौगात दिवाली आई है। और पंचायत चुनाव का जो काउंटिंग हुई है, सुबह से काउंटिंग चल रही है और अभी भी काउंटिंग चल रही है, और जो नतीजे हैं कल सुबह तक आने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि हल्द्वानी ब्लॉक से काउंटिंग के लिए 28 टेबल लगाई गई हैं। 60 ग्राम प्रधान, 39 बीडीसी और 4 जिला पंचायत सीट के लिए यहाँ पर काउंटिंग हो रही है। और जिस तरह से डिसीजन आ रहे हैं, उस तरह से देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी को जनता ज्यादा आकर्षित हो रही है, यानी जनता युवा पीढ़ी को ज्यादा पसंद कर रही है, जिस तरह से भी रिजल्ट आए हैं। वहीं जो अभी जो रिजल्ट काउंटिंग चल रही है और बिल्कुल जो रिजल्ट है कल सुबह तक आएंगे। बिल्कुल अंकित, ये बड़ी बात है कि युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जीत दर्ज की। तो कुल मिलाकर हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं। आगे बढ़ते हैं, उधर रामनगर में एक दिव्यांग शख्स ने ग्राम प्रधान का चुनाव जीत लिया है। दुल्हेपुरी निवासी ज्वाला प्रसाद शारीरिक रूप से हो सकता है स्पेशली एबल्ड हो, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों के लिए भी कुछ स्पेशल करने की ठान ली है और उनकी यही विल पावर काम आई। चलिए, हमारे सहयोगी दानिश खान इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दानिश, कहते हैं कि स्पेशली एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, अलग तरह की क्षमता होती है। क्या इनकी सिक्स्थ सेंस को ये लोगों ने भांप लिया? क्या क्या योग्यताएं देखी इनमें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, ये केवल दिव्यांग ही नहीं है, आर्थिक रूप से भी काफी कमजोर है। चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने किसी प्रकार का कोई बड़ा प्रचार नहीं किया, केवल व्हील चेयर पे बैठ के इन लोगों के घर घर पहुंचे, इन्होंने अपनी व्यथा बताई और लोगों से कहा कि मैं जितना गरीब हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गाँव के लोग मुझे से हैं या गरीब तबके के हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको बाहर निकाला जाए। आप मुझे एक बार अपना समर्थन दें और मैं जीतने के बाद गाँव की व्यवस्था सुधारूंगा। तो लोगों को इनकी जो बात थी वो दिल को छू गई है और इनको जिता करके ग्राम प्रधान। बिल्कुल दानिश, ये साबित करने के लिए काफी है कि दिव्यांग हैं और दिव्य तरीके से काम करेंगे अपने क्षेत्र के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ के 8 ब्लॉक में हुए चुनाव में विजयी प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ इस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं, सड़कों पर हुजूम देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीत की खुशी, ऐसा लग रहा है होली दिवाली का संगम हो, क्योंकि लोग रंग गुलाल के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ दिवाली से पहले कुछ इस तरह से जश्न के माहौल में डूबे नजर आए। ये देखिए, लक्ष्य हमारा ये रहेगा कि क्योंकि हमने पहले भी जो है कि विकास के कार्य किए हैं, जो है कि अपने क्षेत्र में काफ़ी मतलब हर चीज़ में सहयोग दिया है और जो है कि वहाँ पे सामाजिक स्तर पे भी हमने बहुत काम किए हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं ये कैंडिडेट के लिए ये बहुत बड़ी महत्व रखता है इलेक्शन पीरियड में। और देहरादून में मेडिकल स्टूडेंट्स के धरने को लेकर दिखाई गई एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले पर खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे संज्ञान लिया है। सीएम ने इस मामले पर संबंधित अधिकारियों को समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद विपक्ष के नेता छात्रों से मिलने पहुंचे और अब सरकार ने आखिरकार मामले पर संज्ञान लिया है। फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्र छात्राएं पिछले कई दिन से धरने पर थे। राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर निजी मेडिकल कॉलेजेस का शुल्क 80,000 से बढ़ाकर 2,15,000 रुपए कर दिया है, जिसके बाद एक छात्र ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने 9 जुलाई 2018 को सरकार के इस शासनादेश को निरस्त करने, छात्रों को बढ़े हुए शुल्क को वापस लौटाने के आदेश दिए। बावजूद इसके कॉलेज प्रबंधन ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। सत्ता मत में जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस करना बंद करो। क्योंकि तमाम जो विश्वविद्यालय में या जो कॉलेजेज में जो पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चरर्स हैं, वो देखना पड़ेगा, छात्रों की बात को सुने। ऐसा मैंने अपने मंत्री जी को मैं कह रहा हूँ। हमारे जो अधिकारी हैं वो भी उनको बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम रावत ने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों के लिए सरकार नई योजना लेकर आ रही है, जिसे धरातल पर लाने के लिए साल भर का वक्त तो लगेगा ही। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। रुड़की नगर निगम के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और हम ये चाहते हैं कि रुड़की की जो पहचान वर्षों से है, सैकड़ों सालों से जो यहाँ की पहचान है, वो पहचान बरकरार रहनी चाहिए। उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और इस कारण रुड़की का चुनाव ये विलम्ब हुआ है। लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट के निर्णय भी कुछ एक बार बीच में कुछ जो जनप्रिय नहीं थे ऐसे आए, तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्णय को सही ठहराया। इन 19 सालों में किसानों के लिए जो काम हमारी सरकार ने किया है, चाहे ब्याज मुक्त ऋण का सवाल होगा या फिर 200 करोड़ रुपया किसानों को एकमुश्त दिया गया, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और हम किसानों की स्थायी जो उनकी समस्या है उसका स्थायी निदान की ओर बढ़ रहे हैं। हमने उसके लिए जो भी नीतिगत विचार करना था विचार कर लिया गया है। देहरादून पुलिस लाइन में स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के शहीद पुलिस जवानों के प्रति अपनी संवेदना जताई। सीएम ने उत्तराखंड पुलिस के भत्तों में बढ़ोतरी की भी घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान शहीद जवानों के परिवार वाले भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि सरकार शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार के लिए हर संभव मदद कर रही है। सीएम ने पुलिस के कामकाज की भी तारीफ की। उधर सीएम ने कहा कि पुलिस को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं। हमारे पुलिस कर्मी हैं, उनको जो वर्दी धुलाई का जो भत्ता 150 रुपये अभी तक मिलता था, उसको 200 रुपये किया गया है। इसी तरह से जो हमारे यहाँ आंशिक रूप से जो स्वच्छक यहाँ पर काम करते हैं, उनको अभी तक 1500 रुपया मिलता था, उसके लिए 2500 रुपया उनके लिए मैंने घोषणा की है। और इसी तरह से जो बंदी गृहों में जो रहते हैं, जिनको अभी तक 45 रुपया भोजन भत्ता मिलता था, उसकी राशि बढ़ा करके 45 रुपये से 100 रुपये करने की घोषणा की है। विगत वर्ष में जैसा आपने आज देखा होगा, लगभग 292 हमारे सहकर्मियों ने अपनी जान की आहुति कर्तव्य की बेला पर दी। हमारे उत्तराखंड में भी एक हमारे पुलिसकर्मी ने अपने कर्तव्य के पालन में अपनी जान खोई। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पुलिस के लिए की गई घोषणाओं पर खुशी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में जल्द ही नई भर्तियां होने वाली हैं। जो कुछ घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन ने की है, हम उसका कृतज्ञ हैं। हम यह मानते हैं कि प्रदेश शासन के संसाधन भी सीमित होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ यदि आगे बढ़ती है, चाहे थोड़ी भी आगे बढ़ती है, तो उससे हमारे लोगों का मनोबल बेहतर होता है। और हम जिस कार्य के लिए बने हैं वो जन सेवा है, उसको कार्य करने के लिए हमारा
जो सम्मान है और जो हमारे कर्मियों का उत्साह है वो और बेहतर होता है। माननीय न्यायालय वगैरह की बातें आई थी जिसमें नियमावली बनाने की थी, उसमें हम लोग सभी अपना बैठकर हम लोगों ने बातचीत करी है और एक नियमावली बनी हुई है। उस पर हम लोग शीघ्र जैसी नियमावली फाइनल हो जाती है हम पदोन्नति करेंगे और हमारी जो वैकेंसीज एग्जिस्ट करेंगी उसके फलस्वरूप उस पर हम भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। सैद्धांतिक रूप से इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति भी दे दी। केदारनाथ हाईवे पर शनिवार रात हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। रेस्क्यू टीम को पहले जानकारी मिली थी कि कार में 5 लोग सवार थे, मगर पुलिस ने जब फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया तो उन्हें एक और शव बरामद हुआ। केदारनाथ हाईवे पर चंडिकाधार में एक कार और 2 बाइक के हादसे में शिकार होने की भी खबर है। 2 बाइक पर सवार 3 युवकों के ऊपर तो मलबा गिर गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान तीनों युवक की मौत हो गई, जबकि चट्टान से गिरे पत्थर की चपेट में आने से कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों के शव कल ही बरामद कर लिए गए थे, जबकि एक शव और आज बरामद किया गया है। उत्तराखंड में बढ़ रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाना अब सरकार की बस की बात नजर नहीं आ रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हादसों में इजाफा हो रहा है। हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और लगातार हो रहे हादसों को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर भी है। विपक्ष सरकार से ये सवाल पूछ रहा है कि जो विभाग खुद सीएम के पास है, आखिरकार उसकी हालत ऐसी क्यों है। उत्तराखंड में खस्ताहाल सड़कें हादसों को न्योता दे रही हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता है जिस दिन खस्ताहाल सड़कों की वजह से हादसा न हुआ हो। विपक्ष का सवाल ये है कि जिस विभाग का जिम्मा खुद सीएम के पास है, जब उसका ये हाल है तो फिर बाकी विभाग की स्थिति क्या होगी। पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं तो पीडब्ल्यूडी का हाल आप देख लीजिए। संपर्क मार्ग हो, राज्य मार्ग हो, राष्ट्रीय मार्ग हो, सारे गड्ढे गड्ढे हैं पूरे राज्य में। इसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री जी का जो विभाग आपदा प्रबंधन का है उसका भी यही हाल है। आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश भर में इस साल जनवरी से जुलाई तक 832 हादसे हुए। इसमें 903 लोग घायल हुए, जबकि 512 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सड़क हादसों में सबसे ऊपर उधम सिंह नगर जिले का नाम है, जहां बीते 6 महीनों में 226 हादसों में 138 लोगों की मौत और 221 लोग घायल हुए। दूसरे नंबर पर देहरादून जिले का नाम है, जहां 191 हादसे हुए और 99 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसी तरह तीसरे नंबर पर हरिद्वार और चौथे नंबर पर नैनीताल है। तो यातायात के साधन कम है ना, ओवरलोडिंग इसलिए होती है, हर आदमी जाने की जल्दी में रहता है और सड़कें तो खस्ता हाल हैं ही, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ढलाऊ सड़कें होती हैं। उसे जब बनाया जाता है बारिश होती है या जरा सी भी ज़मीन हिलती है, हमारे यहाँ भूकंप वगैरह की ज़्यादा समस्या है, तो जरा सा भी हिलता है माइनर भी तो सड़कें धंस जाती हैं तो फिर एक्सीडेंट होते ही होते हैं। प्रदेश में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लाख दावों के बाद भी पुलिस महकमा और संबंधित विभाग सड़क हादसों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। इन सबके बीच दावों में कोई भी कमी नहीं है। सड़क हादसे जो है एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी और हमने रोडवेज जो हमारा परिवहन विभाग है, इन दोनों विभागों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भाई किसी की भी गलती हो उसको पनिशमेंट जरूर मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पे सरकार गंभीर है। पहाड़ में अभी तक तो ओवरलोडिंग वाहनों से सबसे ज्यादा हादसे होते आए हैं, मगर इन दिनों ऑल वेदर रोड की वजह से चल रहे निर्माण कामों से गिर रहे बोल्डर भी हादसों का कारण बन रहे हैं। उत्तराखंड में सूबे के मुखिया खुद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने पास संभाले हुए हैं, लेकिन बढ़ते हुए ये मौत के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, जो कई सवाल खड़े जरूर करते हैं। रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। उत्तराखंड में इस बार पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसका कारण मौसम में नमी और समय से पहले तापमान में गिरावट वजह मान रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सीजन में मानसून का सीजन लंबा रहा। अक्टूबर महीने तक तो बारिश हुई, जिस कारण ऊंचाई और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में समय से पहले ही बर्फबारी के आसार भी बन रहे हैं।
उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या है। पौड़ी के ऐसे 300 गांव हैं जहां से पलायन जारी है। एबीपी गंगा की इस खास मुहिम आ अब लौट चले में हम आपको दिखाने जा रहे हैं पौड़ी जिले का हाल, जहां कितने ही लोग घरों से पलायन कर चुके हैं। मगर एबीपी गंगा आपसे अपील करता है कि इस दिवाली अपने घर जाएं और एक दीप जरूर जलाएं। खंडहर हो चुके इन मकानों में कभी इंसानी शोर सुनाई दिया करता था, मगर अब यहाँ एक अजीब सी खामोशी है। मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते पौड़ी जिले के 300 से ज्यादा गांव में पलायन हो रहा है। युवा पीढ़ी रोजगार की तलाश में बड़े शहरों का रुख कर रही है। ज्यादातर गांव में अब बुजुर्ग ही बचे हैं। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क अच्छी हो ताकि लोग बाहर ना जाए, क्योंकि अपना घर लोगों का यही है। बाहर जाके आप किराया दे रहे हैं, किराए पे आप रह रहे हैं, तो उससे अच्छा आप अपने गढ़वाल में रहिए, क्योंकि गढ़वाल में सब कुछ है। इतना सुंदर है गढ़वाल। अगर हम इसको टूरिस्ट प्लेस बना सके तो रोजगार हमारा यहीं आ सकता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत जरूरत की चीजों के अभाव में घर छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार ध्यान नहीं दे रही, लिहाजा लोग शिफ्ट करने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। ये तो आप रास्ता चलेंगे, कहीं चलेंगे, देखेंगे, सड़कें देखेंगे, पैदल रास्ते देखेंगे, कोई चीज़ देखेंगे वहाँ पे, वो खुद ही दिखाई देगा। वो बोलने वाली बात ही नहीं है, वो पूछने वाली बात ही नहीं है किसी को। चौबट्टा खाल, एकेश्वर कलजी खाल, द्वारी खाल ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा गांव खाली हो चुके हैं। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सरकारी योजनाओं का ही सही कहीं तो फायदा हो पाता। पक्षपात चलता है। अपने अपने घरों में सबने नेता लोगों ने वो लगाई, लेट लगाई, और यहाँ के लिए के लेट नहीं है, तो सरकार तो दे रही है, लेकिन बीच में है ये सब। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी पलायन की समस्या को गंभीर बताया, मगर नेताओं के भरोसे की गाड़ी दावों और वादों से आगे ही नहीं बढ़ती है। प्लांटेशन भी करेंगे, वाटर कंजर्वेशन भी करेंगे, और उस पूरी नदी को हम एक प्लान के तहत ले रहे हैं, जिससे कि पानी भी बढ़ेगा, आब जल पर्यावरण भी अच्छा होगा, और लोगों को पर्यटन के दृष्टिकोण से रोजगार भी मिलेगा। तो इस दिशा में भी हमने यहाँ के जिलाधिकारी के नेतृत्व में हम ये तमाम योजनाएं बना रहे हैं कि किस तरह पलायन को कम से कम रोका जाए। अगर पहाड़ इसी तरह से खाली होते रहे तो एक दिन शायद ही कोई ऐसा गांव बचे जहां से पलायन न हुआ हो। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को खुद भी अपने गांव आना शुरू करना चाहिए। इस दिवाली की मुहिम की शुरुआत करें और अपने गांव पहुंचकर एक दीप जरूर जलाएं। श्रीनगर से मोहन कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।